इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है बताएंगे। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ आर्ट में। चलिए देखते हैं, आज हम आपके लिए 2007 का पेपर लेकर आए हैं। जून 2007 का पेपर है। कल तक हमारा हुआ था दिसंबर 2006 का पेपर हुआ था। दिसंबर 2006 का पेपर हुआ था। उसके 2-4 क्वेश्चन हैं, बाकी के शेष क्वेश्चन जो हैं आपके वो आपके जून 2007 के क्वेश्चन हैं। ये आपके विगत वर्षों में हो चुके पेपर हैं जिसको हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो चलिए, हमारी ये 15 क्वेश्चन की सीरीज है और इस सीरीज को अपने स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी आगामी आने वाली आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं, सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं, बाकी की आपकी अदर जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेशन को और स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला है, क्या गोवा जाने वाला पहला मुद्रण यंत्र था, यानी गोवा जाने वाला पहला मुद्रण यंत्र किस सन में पहुंचा था, या फिर किस सन में वहां पे उसको स्थापित किया गया था। तो चलिए देखते हैं। पहला है 1556 है, दूसरा 1856 है, फिर 1930, 1995 ईस्वी। तो इसमें बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें। गोवा में जो मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस लगा था, पहला भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो था वो गोवा में लगा था, और किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा लगा था। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा कहीं और भेजा जा रहा था, लेकिन ये क्या हुआ था, संयोगवश या वहाँ पे आपके गोवा में आकर ये रुक गया था और वहीं पर इस प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित कर दिया गया था। तो ये प्रथम प्रिंटिंग, भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस है जो कि गोवा में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, तो वो आपके पुर्तगालियों के द्वारा। और किस सन में, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, अर्थात 1556 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंट मेकरों की उम्र के अनुसार सही क्रम बताएं। पहला है अनुपम सूद, सोमनाथ और पलानीयप्पम, राजा रविवर्मा। सोमनाथ और रविवर्मा, अनुपम सूद, पलानीयप्पम। तीसरा है रविवर्मा, सोमनाथ और अनुपम सूद, पलानीयप्पम। चौथा है सोमनाथ और अनुपम सूद, रविवर्मा, पलानीयप्पम। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि ये जो भी छापाकार दिए हुए हैं, ग्राफिक कलाकार दिए हुए हैं, इनमें इनको इनके जन्म के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो चलिए देखते हैं अनुपम सूद का जन्म कब हुआ था। तो अनुपम सूद का जन्म हुआ था 1944 ईस्वी में, 1944 में। सोमनाथ होर जो थे उनका जन्म कब हुआ था, 1906 में। और पलानीअप्पम आपके जो थे उनका 1945 ईस्वी में। राजा रविवर्मा का 1848 में। तो इससे तो आप लोगों को पता चल गया कि सबसे पहले कौन होंगे, आपके राजा रविवर्मा होंगे। तो देखिए पहले ही आपका क्या है, ये राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि इसमें ही आपके कौन है, आपके राजा रविवर्मा है। पहले ऑप्शन पे कौन होगा, आपका राजा रविवर्मा होगा। राजा रविवर्मा का जन्म कब हुआ था, राजा रविवर्मा का जन्म कब हुआ था, तो ये 1848 ईस्वी में हुआ था, 1848 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था, केरल किलीमन्नूर में हुआ था। केरल के किलीमन्नूर केरल के किलीमन्नूर नामक स्थान में राजा रविवर्मा का जन्म हुआ था। और अगर पूछा जाता है राजा रविवर्मा का जन्म कब हुआ था, तो अगर केरल और किलीमन्नूर दोनों आ जाता है तो प्रथम प्रायोरिटी किसको देंगे आप, किलीमन्नूर को देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीकी क्वेश्चन या फिर आंसर ही देखा जाता है। अगर किलीमन्नूर नहीं होगा तब आपका केरल होगा। और राजा रविवर्मा ने क्या किया था, प्रथम ऑलियोग्राफी स्थापित की थी। या फिर आजकल हमारे घरों में जो भी हमें देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलते हैं वो राजा रविवर्मा के ही देन है। इनके चित्रों का विषय क्या था, पौराणिक था। तो राजा रविवर्मा क्या, अब इस बार आपकी जो दिसंबर में जून में पेपर हुआ था उसमें इनका एक बहुत ही फेमस चित्र हंस और दमयंती, उसका इमेज देकर उससे 4-5 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछ लिए गए थे। तो आप राजा रविवर्मा को इस बार भी बहुत अच्छे से पढ़कर जाएंगे, हो सकता है वहीं से क्वेश्चन वो फिर एनटीए पुटअप कर ले। एक राजा रविवर्मा हुए, अनुपम सूद हुए, अमृता शेरगिल हुई,
और पोस्टर में आया था। तो ये सारे जहाँ से देखिए, जहाँ से हमें बहुत डीपली कहीं नहीं जाना, बहुत अथाह, क्योंकि एनटीए का सिलेबस जो है वो अथाह है और हमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट पढ़ना है। ये कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पास वही होते हैं जिनकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को अच्छा बनाना है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कि हमें सिर्फ मलाई मलाई चीज़ को पढ़ना है, क्रीम को निकालना है, बाकी की किताबों में उलझना नहीं है। मेन में अब हमारे पास इतना टाइम शेष नहीं है कि हम बहुत सारे किताबों को पढ़ें, तो हमारे पास अब इतना टाइम है कि हम बस मेन मेन पॉइंट को अपने रिवाइज कर सकें। तो राजा रवर्मा हो गए, फिर सोमनाथ होर आपका 1906 ईस्वी, अनुपम सूद जो हैं वो आपके क्या है 1944 है, उसके बाद पलानी अप्पम आपके क्या हैं 1945 है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हुआ। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। विस्कोसिटी प्रोसेस के लिए ब्लॉक की आवश्यकता है। पहला है क्या, विस्कोसिटी प्रोसेस के लिए ब्लॉक की आवश्यकता है। तो किस प्रकार के ब्लॉक की आवश्यकता होती है विस्कोसिटी के लिए, तो बताएंगे आप लोग किस प्रकार के ब्लॉक की आवश्यकता होती है। पहला है आपका धातु ब्लॉक है, कास्ट ब्लॉक है, प्लास्टर है और आपका रबर है। तो इसमें पूछा जाता है विस्कोसिटी के लिए किस प्रकार के ब्लॉक की आवश्यकता होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है वो राइट है। किसकी आवश्यकता होती है, धातु के ब्लॉक की आवश्यकता होती है। और विस्कोसिटी की का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में WS हैटर ने किया था। विस्कोसिटी का प्रारंभ विश्व में अगर पूछा जाता है तो WS हैटर ने किया था, इसकी खोज की थी। अगर वहीं पे आपके भारत में पूछा जाता है तो भारत में किसने की थी, कृष्णा रेड्डी ने की थी, कृष्णा रेड्डी ने की थी। और विस्कोसिटी किसका भाग है, तो ये आपके इंटेग्लियो का भाग है, छापा कला से संबंधित है। विस्कोसिटी में क्या होता है, एक कठोर रोलर होता है, फिर मध्यम रोलर होता है, उसके पश्चात एक नरम रोलर होता है, और सबसे ऊपर जो होता है वो कठोर रोलर से छापा प्राप्त किया जाता है, फिर सबसे नीचे जो होता है वो नरम रोलर से छापा को हम प्राप्त करते हैं। तो विस्कोसिटी में किस प्रकार के ब्लॉक की आवश्यकता होती है, तो आपके धातु के ब्लॉक की आवश्यकता होती है। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ भी सीक्वेंस एज के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लगाने के लिए दिया गया है कि आपके जो भी चित्रकार या कलाकार मूर्तिकार हैं उनके जन्म के अनुसार, जन्म वर्ष के अनुसार उनको सीक्वेंस में क्रम में लगाना है। चलिए देखते हैं, पहला क्या, राम किंकर बैस, धनराज भगत, DP राय चौधरी, भावेश सान्याल। दूसरा है धनराज भगत, राम किंकर बैस, DP राय चौधरी, भावेश सान्याल। उसके बाद है DP राय चौधरी, राम किंकर बैस, धनराज भगत, भावेश चंद्र सान्याल। फिर राम किंकर बैस, DP राय चौधरी, धनराज भगत, भावेश सान्याल। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन होगा, चलिए देखते हैं। राम किंकर बैस का जन्म कब हुआ था, 1906 ईस्वी, 1906, और कहीं कहीं 1910 भी मिलता है, 1906। फिर धनराज भगत आपका कब हुआ इनका जन्म, 1917। DP राय चौधरी 1875, DP राय चौधरी 1875। भावेश चंद्र सान्याल जो है 1901 ईस्वी, डिब्रू असमगढ़ में हुआ था। और भावेश चंद्र सान्याल क्या है, सबसे ज़्यादा वर्ष तक जीवित रहने वाले कलाकार कौन है, तो वो हैं आपके भावेश चंद्र सान्याल। 2001 के मध्य इनकी मृत्यु होती है, 1901 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, डिब्रू असमगढ़ में हुआ था। और इन्हें एक किसी चीज़ की उपमा दी गई है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो। ये तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्ष तक जीवित रहने वाले कलाकार कौन है, वो आपके, तो आपके भावेश चंद्र सान्याल। हाँ, शताब्दी पुरुष कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, इनको शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि ये 100 वर्षों तक जीवित रहे थे, क्योंकि ये क्या हुए थे, 100 वर्षों तक जीवित रहे थे। तो इसमें देखिए क्या है, राम किंकर बैज हैं आपके। तो इसमें देखते हैं सीक्वेंस इसका कौन सा सही होगा, सीक्वेंस कौन सा सही होगा। तो पहला है DP राय चौधरी, पहले क्या आ जाएंगे 1875 ईस्वी। तो उसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, DP राय चौधरी किस में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, अर्थात DP राय चौधरी। फिर 1906 किंकर
किंकर बैज, उसके बाद धनराज भगत, ये भावेश चंद्र सान्याल यहाँ पे लास्ट में दे दिया गया है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो डीपी राय पहले हैं, तो हमें जहाँ इसमें चारों में सही ऑप्शन यही मिलेगा, क्योंकि डीपी राय चौधरी पहले ऑप्शन पे दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं फिर डीपी राय चौधरी आप और रामकिंकर बैज क्या हैं, एक चित्रकार के साथ साथ फेमस मूर्तिकार भी हैं। और डीपी राय चौधरी का एक मूर्ति शिल्प है दांडी यात्रा, क्या है, दांडी यात्रा या दांडी शिल्प किसका है, तो ये मूर्ति शिल्प जो है ये किसका है, मूर्ति शिल्प जो है ये डीपी राय चौधरी का है। लेकिन अगर लिनोकट माध्यम में जो बना हुआ ये चित्र है, लिनोकट माध्यम में अगर पूछ लिया जाएगा दांडी यात्रा तो किसका है ये होगा आपके नंदलाल बोस का। किसका होगा, लिनोकट माध्यम में बना हुआ चित्र जो है दांडी यात्रा ये किसका है, तो ये नंदलाल बोस का है। मूर्ति शिल्प किसका है, तो वो डीपी राय चौधरी का है। किसका है, डीपी राय चौधरी का है। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, कथन और कारण, क्या है, कथन और कारण पूछ रहा है इसमें। तो कथन और कारण में क्या है, पहला कथन क्या है, रोंदा प्रतीकवाद और प्रभाववादी दोनों हैं। उसके बाद है फिर उसकी कला में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की कला की दो प्रमुख धाराओं का मिश्रण है। तो इसमें देखते हैं ए सही नहीं है, आर कुछ सही है, ए सही है आर भी सही है, या यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे सही होना चाहिए, सही है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर भी गलत है। तो इसमें आप लोग बताएंगे रोंदा जो थे आपके मूर्तिकार थे, तो ये क्या थे, रोंदा जो थे ये प्रतीकवाद और प्रभाववाद में दोनों में थे। ये चित्रकार जो थे, कलाकार जो थे, ये प्रतीकवाद और प्रभाववाद दोनों से संबंधित कलाकार हैं। फिर उनकी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दो प्रमुख धाराओं का जन्म मिश्रण था। तो ये भी कथन और कारण दोनों क्या हैं, सही हैं। रोदा का जन्म कब हुआ था, 1840 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1840 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। तो इसमें देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए भी सही है और आर भी सही है, यानी ए भी और आर भी दोनों क्या है, सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, राइट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां, यानी कौन सी कलाकार कान फिल्म समारोह 2006 की चयन समिति में मनोनयन हुआ। यानी कौन सी कलाकार थी जिनका कान फिल्म 2000 समारोह 2006 में चयन समिति द्वारा मनोनयन किया गया था या फिर उनको मनोनीत किया गया था। तो इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। पहला है आपका नंदिता दास हैं, दूसरा है आपका ऐश्वर्या राय हैं, तीसरा है सुष्मिता सेन है, चौथा है मल्लिका शेरावत है। तो आप लोग बताएंगे कौन सी वो कलाकार थी जिनका चयन किया गया था फिल्म समारोह में। तो वो थी, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, वो थी ऐश्वर्या राय। कौन थी, ऐश्वर्या राय आपकी एक प्रसिद्ध हीरोइन है या फिर आपकी एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, फेमस कलाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 6, यानी 6 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्या है, ऐश्वर्या राय जो है वो उनका क्या हुआ था, 2006 में जो कान फिल्म समारोह हुआ था उसमें उनका चयन किया गया था। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉल गॉगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पॉल गॉगिन चित्रकार थे और उन्होंने क्या था, पॉल गॉगिन चित्रकार थे और उन्होंने छापा चित्र भी बनाए थे। यानी पॉल गॉगिन जो थे वो चित्रकार थे और उन्होंने क्या किया था, छापा चित्र भी बनाया था। तो छापा चित्र बनाया था, ये आपका कथन हो गया। उसके बाद कारण देखते हैं, कारण क्या है इसका, कारण है पॉल गॉगिन ताहिती द्वीप की प्रकृति एवं नारी से प्रभावित थे। तो आपका पॉल गॉगिन किस वाद के कलाकार हैं, पॉल गॉगिन जो हैं या आपके किस वाद के कलाकार हैं, तो ये हैं आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार। किस वाद के कलाकार हैं, ये आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। पॉल गॉगिन जो हैं उत्तर प्रभाववाद के कलाकार कहे जाते हैं और उन्होंने छापा चित्र भी बनाए। तो ये
चित्रकार के साथ साथ क्या थे, एक छापाकार भी थे। चित्रकार के साथ साथ क्या थे, ये एक छापाकार थे। तो ये कथन जो होगा वो आपका सही होगा, कथन जो होगा आपका सही होगा, क्योंकि पाल गॉगिन जो थे, जैसे वान गॉग हो गए, पाल गॉगिन हो गए, ये सब क्या हैं, ये सब आपके उत्तर पूर्वावार से संबंधित कलाकार हैं, उत्तर पूर्वावार से संबंधित कलाकार हैं, जो कि ये कलाकार के साथ साथ या चित्रकार के साथ साथ ये छापाकार भी रहे हैं। फिर है पॉल गॉगिन ताहिती द्वीप की प्रकृति एवं नारी से प्रभावित थे। तो पॉल गॉगिन जो थे, ये बात भी आपकी सत्य है कि पॉल गॉगिन जो थे वो ताहिती द्वीप की प्रकृति एवं नारी से प्रभावित थे। तो इसमें कथन भी आपका सही है और कारण भी आपका सही है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन कौन सा है। ए सही है और आर गलत है। पहला ऑप्शन कौन सा है, ए सही है आर गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है। दूसरा क्या है, ए और आर दोनों सही है। 1 मिनट, चलिए देखते हैं इसमें क्या था, कथन और कारण। कथन और कारण क्या है आपके, दोनों ही सही हैं। कथन और कारण क्या हैं, दोनों सही हैं, क्योंकि और उसमें अगर पाल गॉगिन ताहिती द्वीप की प्रकृति एवं नारी से प्रभावित थे, ये 100% राइट है। और अगर पूछा जाता है कि आपके आधुनिक कलाकार में, आधुनिक और समकालीन में कौन सी ऐसी कलाकार थी जो पाल गॉगिन की ताहिती द्वीप की कला से प्रभावित थी, तो वो कौन सी होंगी आपकी, अमृता शेरगिल होंगी। कौन होंगी, अमृता शेरगिल होंगी। अमृता शेरगिल, जिन्हें क्या कहा जाता है, उदास आँखों की चितेरी। उदास आँखों की, उदास आँखों की चितेरी भी कहा जाता है, चितेरी भी कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनकी माता जो थी हंगेरियन थी, पिता जो थे वो एक भारतीय थे, और इन्होंने अपने कजिन से शादी कर ली थी। और उसके बाद ये भारत घूमने आई। भारत में इन्होंने क्या, इनका मतलब अजंता घूमने गई। अजंता गुफा का प्रभाव इनके चित्रों पर पड़ा, और इनके चित्रों का विषय क्या था, दुख और विषाद था। इसीलिए इन्हें उदास आँखों की चितेरी भी माना जाता है। और अमृता शेरगिल का एक कथन था कि शायद भारत में गरीबी ना होती तो मेरे चित्रण का विषय ही ना होता। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए और आर दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए और आर दोनों ही सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 8वां नंबर। निम्नलिखित फॉन्ट को उनके प्रकार के दृष्टि से मिलान कीजिए। पहला है ओल्ड स्टाइल सेरिफ, ट्रांजिशनल, sans सेरिफ, स्क्वायर सेरिफ, इजिप्शियन, फ्यूचुरा, बास्करविले, प्लाटिना। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको चलिए मिलान करते हैं। मिलान करने के लिए दिया गया है, तो पहले का क्या होगा, ओल्ड स्टाइल सेरिफ जो है वो आपकी फ्यूचुरा है। क्या है, फ्यूचुरा है। उसके बाद ट्रांजिस्टन जो है, ट्रांजिशनल जो है वो किससे मिलान होगा आपका, इजिप्शियन से होगा। sans सेरिफ जो है, sans सेरिफ क्या है, प्लाटिना है। sans सेरिफ जो है उसका प्लाटिना से होगा। स्क्वायर सेरिफ क्या है, वो आपकी बास्करविले होगी। स्क्वायर सेरिफ जो है वो बास्करविले होगी। तो चलिए देखते हैं पहले का दूसरा। पहले का दूसरा ए में भी है और 4 में भी है। तो देखते हैं दूसरे का पहला, दूसरे का पहला कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 9वां क्वेश्चन है। लोगो एक प्रतीक है, यह एक कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है, वह कंपनी की मान्यताओं को निरंतर संप्रेषित करता है। फिर कारण क्या है, लोगो का एक प्रतीक है परंतु यह आवश्यक नहीं है, नहीं और न होना चाहिए कि आप कुछ भी करें उसका चित्र प्रस्तुत करें। पहला है ए सही नहीं है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए सही है और आर आंशिक सही है, ए सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें क्या होगा, लोगो एक प्रतीक होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। यह एक कंपनी का प्रतिनिधित्व भी करता है, वह कंपनी की मान्यताओं को निरंतर संप्रेषित करता है। ये कथन क्या है आपका, राइट है। फिर कथन कारण क्या है, लोगो का एक प्रतीक है परंतु यह आवश्यक नहीं है, नहीं और ना होना चाहिए कि आप कुछ भी करें उसका चित्र प्रस्तुत करें, ये भी राइट होगा। यानी कथन और कारण क्या है आपका, दोनों ही सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही आपके सही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। जैन चित्रित अभिलेख चित्र कल्पसूत्र यहीं से मिली, यानी कहाँ से मिली, यहाँ से मिली,
यहाँ से मिली। तो कहाँ से मिली? पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत। तो आपकी जैन चित्रित कल्पसूत्र जो है वो कहाँ से मिली थी? तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन, मध्यकाल में दो शैलियाँ पनपी थी, एक पाल शैली थी और दूसरी आपकी जैन शैली थी। पाल शैली जो थी वो पूर्व भारत में पनपी थी और जैन शैली जो थी वो पश्चिम भारत में पनपी थी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पश्चिम भारत होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पश्चिम भारत होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 11वां नंबर है, तुसे है टिंटिंग मीडियम, एक प्रकार की ग्रीस मिश्रित स्याही, सूखे पेस्टल या फिर सरेस ग्लू। तो तुसे क्या है? तुसे आप लोग बताएंगे क्या है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कोई क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो तुसे का प्रयोग किस में होता है? लिथोग्राफी में होता है। किस में होता है? लिथोग्राफी में होता है। लिथोग्राफी का यानी खोज कब हुई थी? लिथोग्राफी की खोज 1798 ईस्वी में हुई थी। 95 भी आता है, 1795 भी आता है, लेकिन दोनों में राइट कौन सा होगा? 1798 होगा। और इसका खोज किसने की थी? खोज की थी अलाइसेर फेंडर ने। अलाय सेन फेल्डर ने क्या किया था? इसकी खोज की थी। जो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। लिथोग्राफी प्रक्रिया में क्या होता है? पहले एक पत्थर लिया जाता है, कार्बो पत्थर जो जर्मन बावेरियन यानी बावेरियन जर्मनी से आता है, उसको बावेरियन चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बावेरियन चूना पत्थर भी कहते हैं। उसकी 3 से 4 इंच मोटी क्या ले ली जाती है? एक टुकड़ा ले लिया जाता है। 3 से 4 इंच मोटा एक टुकड़ा ले लिया जाता है और उस पर क्या किया जाता है? कार्बोरेंडम चूर्ण उस पर डाल दिया जाता है। तत्पश्चात दूसरे पत्थर से, जिसको आयरन लेविगेटर कहते हैं, उसकी घिसाई की जाती है, ग्रेनिंग की जाती है, जिसे ग्रेनिंग द स्टोन कहते हैं। तो वो सतह कैसी हो जाती है? बिल्कुल चमकीली हो जाती है, आपके धातु के समान चमकने वाली सतह हो जाती है। तत्पश्चात आप उस पर क्या करते हैं? डायरेक्ट भी आप उस पर चित्रांकन कर सकते हैं या फिर किसी उसमें पेपर में, अल्पनम पेपर में आप छापा प्राप्त करके उससे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? तुसे यानी इसकी एक पेंसिल होती है जिसे कोंते कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंते कांटे या कुछ भी कह सकते हैं, चाहे कोंते कहें या कांटे कहें। ये क्या है? एक पेंसिल है। आप पेंसिल के माध्यम से भी चित्रांकन कर सकते हैं या फिर एक तुसे क्या है? एक द्रव्य होता है। तुसे क्या है? एक ग्रीस मिश्रित स्याही का द्रव्य होता है, जिसकी सहायता यानी जिसको हम ब्रश की सहायता से उस शिला पर चित्रांकन करते हैं। चित्रांकन करने के बाद उस पर क्या करते हैं? फिर हम रेजिन के पाउडर से उसकी घिसाई करते हैं जब तक उसका चित्र यानी कि पूरी तरह से ढक जाता है। तत्पश्चात हम फिर क्या करते हैं? उस पर आम्लांकन का घोर लगा देते हैं जिससे बुलबुले निकलने लगते हैं। फिर उसके बाद हम उसको साफ पानी से धुल देते हैं, जिसे वाटर सॉल्यूशन भी कहते हैं। तत्पश्चात फिर हम रोलर से क्या करते हैं? स्याही को लगाकर फिर छापा प्राप्त करते हैं। तो ये आपकी लिथोग्राफी की प्रक्रिया है, जिसमें तुसे क्या है? एक प्रकार की ग्रीस मिश्रित स्याही होती है। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मोम के खोखले शिल्प की धातु कास्टिंग क्रम को बताएं। यानी कि ये मूर्तिकला का जो क्रम है उसका पूछा गया है कि कैसे कैसे मूर्तियाँ बनती हैं, कैसे कैसे मूर्तियाँ बनती हैं, उसका क्रम बताया गया है, पूछा गया है। तो पहला है मेक मोल्ड, फिक्स रनर्स, फायरिंग ऑफ मोल्ड, फिल कोर, फिक्स रनर्स, मेक मोल्ड, फायरिंग ऑफ मोल्ड, फिक्स रनर्स, फिल कोर, फायरिंग ऑफ मोल्ड, मेकिंग मोल्ड, फायरिंग ऑफ मोल्ड, मेकिंग ऑफ मोल्ड, फिल कोर, फिक्स रनर्स। तो इसमें बताएंगे कि इसमें कौन सा क्रम सही होगा। पहले आप देखिए, किसी भी मूर्ति को बनाने से पहले आप क्या करते हैं? मेकअप मोल्ड यानी कि क्या करते हैं? उसका एक डिजाइन बनाते हैं, यानी कि क्या करते हैं? मेकअप मोल्ड यानी कि उसको एक, जैसे हमें प्रतिकृति बनानी होती है, पहले हम उसका एक मोल्ड बना लेते हैं। उसके बाद उस पर पीओपी का प्लास्टर चढ़ाते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यानी मोम का वो पुतला बनाते हैं। पहले जैसे हमें प्रतिकृति बनानी होती है हम वैसे बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? पीओपी का प्लास्टर चढ़ाते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं। और पेरिस चढ़ाने के साथ ही हम क्या करते हैं? उसमें एक छोटी सी यानी छोटा सा छिद्र बना लेते हैं, जिसे हम फिक्स रनर कहते हैं। यानी मेक मोल्ड बनाने के साथ ही फिक्स रनर भी बनाते हुए चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो धातु भरी हुई है, जो
जो मोम भरा हुआ है उसको हम निकलने के लिए फिक्स रनर को बनाते हैं, उस छिद्र को बनाते हैं जिससे कि धातु निकल जाए और तत्पश्चात हम अपनी धातु को उसमें उड़ेल सकें या डाल सकें। तो पहले आप एक मोल्ड बना लिए, उसके बाद आप फिक्स रनर उसी के साथ बनाते जाते हैं, फिर फायरिंग ऑफ मोल्ड यानी उसको आप पका लेते हैं, फायरिंग कर लेते हैं अपनी मोल्ड को। तो क्या होता है, अंदर की जो मोल्ड होती है यानी मोम होती है वो क्या होती है, पिघल जाती है, अंदर की मोम जो होती है पिघल जाती है। जैसे मान लिया आपने क्या किया, पहले मोम का एक पुतला बना लिया जिसे मेकअप मोल्ड कहते हैं, यानी मेकअप मोल्ड कहते हैं, मोम का पुतला बना लिया, उसके बाद पीओपी का प्लास्टर उस पर चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया, पीओपी का प्लास्टर चढ़ा दिया, पीओपी का प्लास्टर चढ़ा दिया, जिसे क्या कहते हैं, प्लास्टर 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 ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसका आपने उस पर वो प्लास्टर चढ़ा दिया, उसी के साथ आपने क्या फिक्स रनर भी बना दिया, फिर उसको आपने फायरिंग ऑफ मोल्ड आग में पका दिया। तो क्या होता है, अंदर की मोम जो होती है गर्म होकर पिघल जाती है, तत्पश्चात आप उसको उड़ेल देते हैं, उसी फिक्स रनर की सहायता से उसको आप नीचे गिरा देते हैं। फिर जिस धातु का आपको बनाना होता है मूर्ति, उस धातु को उसी के अंदर उसी फिक्स रनर की सहायता से भर देते हैं। उसके यानी फिर क्या करते, फिल कोर, यानी कि फायरिंग करने के बाद आप उसको धातु को मोम को उड़ेल देते हैं, फिर फिल कोर यानी उसमें धातु को भर देते हैं। तो ये आपकी मूर्त कला बनाने का एक विधान है। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, कथन और कारण। इसमें क्या पूछा जा रहा है, राम किंकर बैज ने अपनी बड़ी मूर्तियों सीमेंट में बनाई, सीमेंट कंक्रीट में बनाई, सीमेंट कंक्रीट में बनाई। उन्होंने इस माध्यम का चयन किया क्योंकि अन्य माध्यम आसानी से उपलब्ध नहीं थे। तो इसमें देखते हैं ए से आर दोनों सही है, ए सही नहीं है, आर सही है, ए गलत है, आर आंशिक सही है, ए आंशिक सही है, आर सही नहीं है। तो इसमें राम किंकर बैज ने अपनी बड़ी मूर्तियां सीमेंट कंक्रीट में बनाई, ये ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। क्योंकि राम किंकर बैज ने क्या किया, शांति निकेतन, ज़्यादातर इन्होंने अपने मूर्ति शिल्प कहाँ बनाए हैं, शांति निकेतन के परिसर में, शांति निकेतन के परिसर में। और इनका एक फेमस मूर्ति शिल्प है शांति निकेतन के उसमें जो है संथाल परिवार, क्या है, संथाल परिवार है, जो कि 1938 ईस्वी में बनाया गया था। और इसमें एक पुरुष है, महिला है और उसका बच्चा है, उसके साथ कुत्ते को चलते हुए दिखाया गया है। जहाँ पे पूछा जाता है कि संथाल परिवार में कितने जीव हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसमें बताया जाता है 4 जीव हैं। और इससे पहले ऐसे कुत्ते के साथ चलने की कल्पना कभी किसी भी मूर्ति शिल्प में नहीं की गई थी, जो राम किंकर बैज ने अपने संथाल परिवार में किया था। राम किंकर बैज को आधुनिक मूर्तिकार भी माना जाता है और इनका प्रथम अमूर्त चित्र जो था वो लैंप स्टैंड था। क्या था, लैंप स्टैंड था। प्रथम अमूर्त चित्र जो था वो लैंप स्टैंड था। इनका जन्म कब हुआ था, 1906 ईस्वी में पश्चिम बंगाल बांकुरा में हुआ था। राम किंकर बैज जो हैं इनका संथाल परिवार कहाँ पे है, शांति निकेतन के परिसर में। और जो किससे बना हुआ है, सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है। तो ये कथन आपका राइट हुआ। लेकिन कारण कह रहा है कि इस माध्यम का चयन इन्होंने इसलिए किया था कि अन्य माध्यम आसानी से उपलब्ध नहीं थे। तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि अन्य माध्यम भी उपलब्ध थे, लेकिन इनको ज़्यादा फेवरेट इनका माध्यम जो था, इनको ज़्यादा पसंदीदा माध्यम जो था वो कंक्रीट माध्यम था, सीमेंट और कंक्रीट, जिससे इन्होंने मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही है पर आर सही नहीं है। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 14वां क्वेश्चन है, लेखक ललित कला के विद्यार्थियों को क्या संदेश देता है। यानी कि लेखक जो है ललित कला के विद्यार्थियों को क्या संदेश देता है। पहला है, कला विद्यार्थियों को अजंता गुफाओं की प्रशंसा करनी चाहिए, कला विद्यार्थियों को अजंता गुफाओं को अवश्य भेंट देनी चाहिए, कला विद्यार्थियों को अजंता गुफाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, कला विद्यार्थियों को कालक्रम की दृष्टि से गुफाओं के कलात्मक उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए। तो आप लोग बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, अर्थात कला विद्यार्थियों को कालक्रम की दृष्टि से गुफाओं के कलात्मक उपलब्धियों की प्रशंसा करनी चाहिए। फिर चलिए देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे 15वां क्वेश्चन है, उपेंद्र गुप्त और बराह देव आश्रयदाता हैं,
कौन सी, यानी ये गुफा दी गई हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि उपेंद्र गुप्त और वराह देव ने किस गुफा को आश्रय दिया था, किस गुफा के आश्रय दाता हैं। पहला है गुफा नंबर 1, 2, 6, 7, दूसरा है 16, 17, 20, तीसरा है 17, 12, 26, फिर गुफा नंबर 1, 2, 16, 17। तो इसमें पूछा जा रहा है उपेंद्र देव और वराह देव थे, उपेंद्र गुप्त और वराह देव किसके आश्रयदाता थे। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 16, 17 और 20 के आश्रयदाता कौन थे, उपेंद्र गुप्त और वराह। तो चलिए हम लोगों का ये 15 क्वेश्चन जो था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर हम लोगों की जो सीरीज़ थी यहीं पे कंप्लीट होती है और बाकी के शेष बचे जो क्वेश्चन हैं ऐसे ही हम 15-15 करके क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे और भी अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ